हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीजीटी हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में। इसके पहले हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट देख लिया है, जिसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है, तो आप वहां से आसानी से उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पे टीजीटी हिंदी के 2001 से लेकर 2016 तक जो भी एग्ज़ाम में पेपर हुआ है उसका व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र भी अपलोड है, तो आप उसे भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट है। शुरू करने से पहले एक गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में सरोज स्मृति कविता लिखा था, जो 1935 में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि हिम किरीटनी जगन्नाथ दास रत्नाकर, तो देखिए हिम किरीटनी जो है वह तो माखनलाल चतुर्वेदी का है, तो यह संगत नहीं है। वैदेही वनवास यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। उद्धव शतक यह है जगन्नाथ दास रत्नाकर का। पथिक है रामनरेश त्रिपाठी का। तो यहाँ पे जो संगत युग्म है वह है ऑप्शन डी में, तो ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। मुक्त छंद के प्रणेता कौन है। मुक्त छंद के प्रणेता कौन है। तो देखिए हिंदी काव्य में मुक्त छंद के जो प्रणेता माने जाते हैं वह छायावादी कवि सुमित्रा नंदन जो छायावादी कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वह माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। और इन्होंने अपने छंद यानी मुक्त छंद को केचुआ या रबड़ छंद भी कहा है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मुक्त छंद के जो प्रणेता हैं वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है कि रविंद्र का कविता कानन के लेखक कौन है। रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है। तो यह जो कविता है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह भी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया। गीत गुंज किसकी कविता है या किसकी रचना है, यह बताना है। गीत गुंज किसकी रचना है यह बताना है। तो देखिए गीत गुंज जो रचना है वह निराला का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, यह बताना है। तो देखिए आधुनिक काल की जो छायावादी काव्यधारा है उसमें रहस्यवाद की प्रवृत्ति दिखाई देती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। इसके जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो रहस्यवाद की भावना छायावादी कविता में दिखाई देती है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। एक घूंट एकांकी के लेखक कौन है, यानी एक घूंट किसका लिखा हुआ एकांकी है। तो यह जयशंकर प्रसाद का एकांकी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है। तो मिस्टर अभिमन्यु जो नाटक है वह लक्ष्मी नारायण लाल का है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। अगर इनके अन्य नाटकों के बारे में बात करें तो 3 आँखों वाली मछली, अंधा कुआं, सूखा सरोवर, यह इनके प्रमुख नाटक हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है, यह बताना है। तो यहाँ पे जो ऐतिहासिक नाटककार माने जाते हैं वह रामकुमार वर्मा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है डी वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है। तो एकलव्य नामक जो कृति के लेखक हैं वह हैं रामकुमार वर्मा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की है। तो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वह जयशंकर प्रसाद का है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। शारदिया के नाटककार कौन है। तो देखिए शारदिया जो है वह जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। इनके अन्य नाटक हैं कोणार्क, पहला राजा, दशरथ नंदन, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। कबीर की भाषा क्या कहलाती है, यह पूछा गया है कि कबीर की भाषा क्या कहलाती है। तो देखिए कबीर की भाषा को
रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी भाषा कहा है और श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है सदुकड़ी भाषा वह सही हो जाएगा। एक तथ्य और इसमें पूछा जाता है कि कबीर की वाड़ी को वाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा है, तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि कबीर की वाड़ी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कबीर की वाड़ी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफियों के सत्संग का प्रसाद कहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से हनुमान चरित के रचयिता कौन है। तो देखिए जो हनुमान चरित नाटक है वह लिखा गया है रायमल पांडे द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की है। तो यह लिखा गया है श्रद्धा राम फुलौरी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। उसे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो यहाँ पे जो पुनर्नवा है वह उनका है और बाकी जो करुड़ा है वह रामचंद्र शुक्ल का, मेरे राम का मुकुट भींगरा या विद्यानिवास मिश्र का और लाल तारा है रामवृक्ष बेनीपुरी का। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है यह बताना है। तो देखिए संपत्ति शास्त्र जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है और इन्होंने अर्थशास्त्र पे यह पुस्तक लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। सुदामा चरित के लेखक कौन है यह बताना है। तो सुदामा चरित नंददास की रचना है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है। तो भ्रमर गीत प्रसंग का जो मूल स्रोत है वह श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है। तो देखिए रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा रचित अवधी भाषा में एक महाकाव्य है, उसमें जो राम राज्याभिषेक की तैयारी का वर्णन है वह अयोध्या कांड में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि मैं पूनी निज गुरु कथा सुसूकर खेत, यह कथन किस कवि का है। तो यह जो कथन है वह तुलसीदास का है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन 2 कांडों में मिलता है। तो यहाँ पे जो विभत्स रस है उसका जो प्रयोग किया गया है वह अरण्यकांड और लंका कांड में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है यह बताना है। तो प्रेमाख्यान जो काव्य है उसका जो सही क्रम है वह है चंदायन मुल्ला दाऊद का, मृगावती कुतुबन का, पद्मावत जायसी का, मधुमालती मंजन का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि है। तो वे मुल्ला दाऊद हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है कि जंगल के जीव के रचनाकार कौन है। तो जंगल के जीव के जो रचनाकार हैं वह श्री राम शर्मा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सा संस्मरण ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है। तो हम हसमत जो इनका है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। देव किस प्रकार के कवि हैं। तो देव रसवादी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले और कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन है। तो यह जो हैं यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो एकमात्र कृति से साहित्य में अमर हो गया। तो वह है बिहारी, जिन्होंने बिहारी सस्से लिखा है जिसमें 713 दोहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है।
शिवा बावनी की रचनाकार कौन है? तो शिवा बावनी जो रचना है वह भूषण की है, जो रीतिकालीन में वीर रस के कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, बिरह वारिस किसकी रचना है? तो बिरह वारिस बोधा कवि की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई है? तो यह एक आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कविताओं को उसके प्रकाशन वर्ग के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे जो कविताएं दिए गए हैं वह उसका सुमेलित रूप है। तो प्रेम माधुरी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है वह है 1875 ईस्वी में। तो आप यह सही हो जाएगा। एकांतवास योगी जो है वह श्रीधर पाठक का है, जो 1886 ईस्वी में लिखा गया है। तो दूसरा का जो हो जाएगा पहला। हिमतरंगिनी जो माखनलाल चतुर्वेदी का है 1948, और जो निहार है वह महादेव वर्मा का 1930। तो यह सही अनुक्रम है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें लाला श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के नाटककार हैं। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य विमर्श का जो लेखक है वह पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? तो यह नासिरा शर्मा की उपन्यास है, कहानी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। श्री राम शर्मा की कृति बोलती प्रतिमा किस प्रकार की विधा है? तो यह एक रेखा चित्र है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो यहाँ पे जो रसज्ञ रंजन दिया हुआ है वह महादेव वर्मा का निबंध है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? तो स्वयंभू की जो कृति है वह है महापुराण। तो स्वयंभू की जो कृति है वह पौम चरियु है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी जो रचना है उसमें जो महापुराण जो लिखा गया है वह पुष्यदंत द्वारा, और पाहुड़ दोहा राम सिंह द्वारा, और पद्म पुराण है वेद व्यास द्वारा। तो यहाँ पे जो पूछा गया स्वयंभू की कृति कौन है? तो वह पौम चरियु है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो आदिकाल की जो रचना है इसमें वह विद्यापति की पदावली है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो यह चंद्र बरदाई की है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, हानुस नाटक के रचनाकार कौन है? तो हानुस जो नाटक है वह भीष्म साहनी का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। इनके अन्य नाटक है हानुस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला तथा आलमगीर। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो जो रस है, रस को नाट्य तक सीमित रखने का जो विरोध किया गया है वह अभिनव गुप्त द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? तो देखिए जहाँ पर क्रम से या श्रृंखलाबद्ध वर्णन इस प्रकार होता है कि आगे के लिए कड़ी की माला बनती जाती है, तो वहाँ पे होता है श्रृंखला मूलक अलंकार। तो उसमें होता है उसमें जो अलंकार आते हैं वह कारण माला, माला दीपक और एकावली। लेकिन यहाँ पे जो नहीं है वह काव्यलिंग अलंकार। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो यह लीलाधर जगुड़ी की एक प्रमुख काव्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया, बलदेव खट्टिक किसकी कविता है? तो बलदेव खट्टिक जो कविता है वह लीलाधर जगुड़ी का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पे आधारित नहीं है? तो यहाँ पे जो अमन का राग है वह पौराणिक कथा पे आधारित नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है। तो यह जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति है प्रयोगवाद का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं है। तो यहाँ पे विशुद्ध जो राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं है वह नागार्जुन है, वह प्रगतिवाद के कवि हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिए हैं सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी तथा दिनकर, वे राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है सी वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी है। तो यहाँ पे जो कहानी दिया है उसमें दलित चेतना की कहानी है ठाकुर का कुआं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन मिलता है। तो वह जो कहानी है वह ईदगाह, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है। तो उनकी जो संख्या है वह 300 है और मानसरोवर में के 8 भाग में सभी कहानियाँ संकलित हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि प्रेरणा नामक कहानी के रचयिता कौन है। तो यह जो कहानी है वह प्रेमचंद का है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन उसमें चोखे चौपदे जो है वह हरिऔध की रचना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं चीरगांव किस कवि का जन्म स्थान है। तो चीरगांव जो जन्म स्थान है वह है मैथिली शरण गुप्त का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है। तो यहाँ पे जो नरेश मेहता का उपन्यास नहीं है वह है अनदेखे अनजान पुल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। नरेश मेहता, दिनकर, निर्मल वर्मा को मिल चुका है लेकिन नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है। तो यह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है। तो भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग, व्यंजनपूर्ण प्रयोग, सरल व बोलचाल भाषा है लेकिन कठिन भाषा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निर्मल वर्मा का उपन्यास है। तो निर्मल वर्मा का जो उपन्यास यहाँ पे दिया गया है वह है अंतिम अरण्य। बाकी इनके जो उपन्यास है, एक चिथड़ा सूख, वे दिन, लाल टीन की छत, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है। तो आपका बंटी उपन्यास की जो लेखिका है वह मन्नू भंडारी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है। अगला प्रश्न है कि बंकिम चंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है। तो बंकिम चंद्र का जो प्रसिद्ध उपन्यास है वह आनंद मठ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, पद्मावत भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने की। तो यह रचना किया गया है ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है। तो नीला चांद उपन्यास के जो लेखक हैं वह हैं शिव प्रसाद सिंह, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है। तो एक बूंद सहसा उछली यह अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काशी नागरी पुचाड़ी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो यह स्थापना हुआ था 1893 ईस्वी में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए उसमें अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण की जो शक्ति है वह इसका गुण है, दोष नहीं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, खड़ी बोली का उद्भव हुआ था
तो खड़ी बोली आता है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, और पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है पश्चिमी हिंदी से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं? तो हिंदी में देखिए 5 उपभाषाएं और 18 बोलियाँ आती हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? तो जो कन्नौजी है वह पश्चिमी हिंदी की बोली है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ, रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? तो यह जो कवि हैं वे सभी ब्रज भाषा में रचना करते थे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पहाड़ी की बोली है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन, उसमें से मंडियाली जो है वह पहाड़ी की बोली है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बोली जाती है। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह कि पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न जो नई जबान है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है यहाँ पे हिंदुस्तानी भाषा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो मारवाड़ी, मेवाती और मालवी तो है, लेकिन बुंदेली नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पे जो दिया है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पे जो स्वर होते हैं वह 3 प्रकार के, अग्रस्वर, पश्चस्वर, पश्चस्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्चस्वर, ध्यान रखिएगा। अग्रस्वर में जो आते हैं, अग्रस्वर में आते हैं ई, ए, मध्य स्वर में केवल अ आता है, और पश्चस्वर में होते हैं आ, उ, ओ, औ। तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं है? देखिए जो मूल दीर्घ स्वर यहाँ पे दिया है, तो देखिए अ से आ बनता है, और ई से ई बन जाएगा, और उ से बड़ा ऊ। लेकिन जो यहाँ पे ओ है वह बनता है गुण संधि में, अ प्लस ई से अ प्लस ऊ से ओ बनता है, तो इसे संयुक्त स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है कि स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन है? देखिए चारों को एक में जो आता है किस अक्षर में? स्पर्श व्यंजन होते हैं क से म तक, तो और कंठ ध्वनि होता है अकु विसर्जन कंठ, और अघोष होता है पहला और दूसरा, और महाप्राण होता है दूसरा और चौथा। तो इन सभी को जो आता है वह यहाँ पे जो ख दिया हुआ है वह सभी में आते हैं। यह स्पर्श भी है, कंठ ध्वनि भी है, और अघोष भी है, और महाप्राण भी है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे, वकारः दंतोष्ठः, तो यहाँ पे जो वह है वह क्या होता है? दंतोष्ठ व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेय पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यहीं रहे तो आवे। इस पंक्ति में कौन सा रस है यह पूछा गया है। तो यह जो रस है इसमें वह संयोग श्रृंगार है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि जब रस के सभी संगठन तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को कहा जाता है साधारणीकरण, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया हुआ है, अगला जो प्रश्न है कि किलकत कान घुटुरनु आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे को धावत। इस पंक्ति में वात्सल रस का आलंबन कौन है? तो इसमें जो आलंबन है वह बालक श्री कृष्ण है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है? तो भयानक रस की उत्पत्ति होती है भय की स्थिति उत्पन्न होने पर, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा है वह क्या है,
अगला जो प्रश्न है कि राणा ने सोचा इस पार तब चेतक था उस पार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वह अतिशयोक्ति है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा पूर्णोपमा नहीं है, यानी पूर्ण उपमा किसमें नहीं है? तो देखिए जो उपमा होता है उसमें जो चार उसके तत्व होते हैं वह किसमें नहीं है? तो देखिए जो चार होते हैं उपमा, उपमेय, वाचक और जो समान धर्म होता है। तो इसमें जो पहला है पड़ी थी बिजली सी विकराल, इसमें उपमेय का लोप है, इस कारण से यह पूर्णोपमा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, हनुमान की पूंछ में लगन नहीं पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे भी जो अलंकार है वह अतिशयोक्ति अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है कि कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठे जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाद, इसमें कौन सा अलंकार है यह बताना है। तो देखिए जहाँ पे जिस पंक्तियों में प्रश्न किया जाता है वहाँ पे प्रश्न अलंकार है, तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन रोक सकता है उसकी गति, तो इस कारण से यहाँ पे प्रश्न अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि उपेंद्र वज्जा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ड होते हैं? तो इसमें कुल वर्ड होते हैं 11, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, बरवय के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती है? तो बरवय जो छंद है उसमें 7 और 12 यानी 19 होते हैं, तो इसमें विषम सम चरण में पूछा है तो सम में होते हैं 7, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है कि हे देवी, अगला प्रश्न है कि हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल, रह सकता है वहीं सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उससे प्राप्त हो चाहे नाना, उपयुक्त जो छंद है उसमें कौन सा, उपयुक्त जो पंक्ति है उसमें कौन सा छंद है यह बताना है। तो इसमें जो छंद है वह है इसमें रोला, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि जहाँ प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम और संख्या बराबर हो वहाँ कौन सा छंद होता है? तो जहाँ पे प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम संख्या बराबर होता है वहाँ वर्ण वृत्त होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा। जैसे इंद्रवज्जा में 11, उपेंद्र वज्जा में 11, मालिनी में 15, यानी इसमें संख्याएं बराबर होती है तो उसे वर्णवृत्त यानी वार्णिक छंद कहते हैं। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो जगत प्लस यहाँ पे अम्बा से जगदम्बा यह व्यंजन संधि है, और दिया हुआ विद्यालय तो विद्या प्लस आलय का सवड़े से दीर्घ होगा, तो यह स्वर संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। वैसे संतोष जो बनेगा सम प्लस तोष यह भी व्यंजन संधि का है, अहंकार बनेगा अहम प्लस कार यह भी व्यंजन संधि का है। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न दिया है कि ई प्लस आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो आप सूत्र पढ़े होंगे ई को यड़ची, तो ई के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो ई के स्थान पे क्या हो जाता है, यह हो जाता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ई के बाद जो आया है आ, तो यहाँ पे आ हो जाएगा। जैसे अगर उदाहरण देखें तो जैसे होता है अधि प्लस आपक, अगर पूछे तो हो जाएगा अध्यापक, यानी इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ई के स्थान पे या हो जाएगा, अध्यापक बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वह यड़ संधि। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो नीलांबर शब्द में जो समास है वह कर्मधारय है, जहाँ विशेषण विशेष से होता है वह कर्मधारय होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? तो वचनामृत मतलब वचन रूपी अमृत, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है,
लाभ ही लाभ का अर्थ क्या होगा? तो लाभ ही लाभ का मतलब 5 उंगलियां घी में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जो रेखांकित है आंखें खोल दी, तो आंखें खोलने का मतलब भ्रम दूर हो जाना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में कौन सा शब्द देशज है? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें बताना है कि देशज कौन शब्द है। तो यहाँ पे जो कटोरा शब्द दिया हुआ है वह देशज है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है टिकट वह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो यह विदेशी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्द में तत्सम शब्द को पहचानना है, तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें जो तत्सम है वह कुकुर है, यह, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए, इसमें सुनने का वाक्यांश कौन सा कारक होगा? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि सुनने को कान है, तो यहाँ पे सुनने के लिए कान होगा, तो यानी संप्रदान कारक होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसका कर्मवाच्य होगा मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। तो यह जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें जो पुल्लिंग शब्द है वह क्या है? तो यहाँ पे जो पुल्लिंग शब्द दिया हुआ है, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द जो दिया हुआ उसे पहचाना है, तो कपड़ा जो शब्द है वह पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, बिंदु का बहुवचन क्या होगा? तो बिंदु का जो बहुवचन होगा वो बिंदु ही होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है कि निम्न में बंधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो बंधु में जो बहुवचन होगा वह बंधु वर्ग, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, वह पूछा गया है कि जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसके लिए कौन सा शब्द समूह होगा? तो जो कठिनाई से प्राप्त होता है वह दुर्लभ होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, प्रत्यय शब्द निर्मित है, तो प्रतिधन अय होता है, तो यहाँ पे प्रति प्लस अय, यह जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनना है, तो अभिसरण का जो विलोम होगा वह क्या होगा यह बताना है। तो अभिसरण का जो विलोम होता है वह होता है अपसरण, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया हुआ है, सुषुप्त का जो विलोम होगा वह क्या होगा? तो सुषुप्त का विलोम जागृत होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, जलज का अर्थ कमल है, तो जलद का क्या होगा? तो जलद का बादल हो जाएगा, यानी मेघ, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, असित का अर्थ खाया हुआ है, तो असित का अर्थ क्या होगा? तो असित का अर्थ होगा काला, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, पात्रे जलम अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो पात्र में जल है, यह सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, खेत में अन्न उत्पन्न होता है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो क्षेत्रे अन्नम उत्पन्नम भवति, ऑप्शन नंबर जो ये है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, अगला जो प्रश्न है कि प्रकरणम मालती माधव कितने अंकों में विभक्त है? तो देखिए मालती माधव जो भवभूति का प्रसिद्ध रचना नाटक है उसमें 10 अंक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। अगला प्रश्न है कि जनकाय नमः, यहाँ नमः के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो नमः के योग में होता है चतुर्थी, जो सूत्र होता है उसका नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाश्च, यानी नमः और स्वस्ति स्वाहा स्वधा इन सभी के योग में चतुर्थी होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, आहु में प्रकृति और प्रत्यय क्या है? तो आहु जो शब्द दिया हुआ है उसमें प्रकृति और
प्रत्यय बताना है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें जो सही है ऑप्शन नंबर ए, ब्रू प्लस लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में आहु बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है कि नासीत का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो न प्लस आसीत यानी कि अक सवड़े से या दीर्घ होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है अनद्यतन भूतकाल में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है। अनद्यतन भूतकाल में जो प्रयुक्त होता है वह होता है लंग, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है, धीवरोक्तम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए धीवर प्लस उक्तम यानी यह गुण संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा इसका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है आह में धातु है, तो आह में जो धातु है वह है ब्रू धातु, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पे बताना है कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे देखिए जो है गलत युग्म वह है मार्ग और केतु, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए सह उपवसति, तो इसका जो सही रूप होगा सह गुरुकुलम उपवसति, या तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है हम सब वेद पढ़ते हैं का संस्कृत अनुवाद क्या होगा। तो हम सब वेद पढ़ते हैं इसका जो संस्कृत अनुवाद होगा वह हो जाएगा वयम वेदम पठामः, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। इस तरह 125 प्रश्नों का जो यह संकलन था उसको हम लोग देख लिए, उस पर परिचर्चा हो गया। अगले प्रैक्टिस सेट में जल्द ही हम आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।